अदिति जी, स्वागत है आपका शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू लवजीत जी। अदिति सर, आज जी बताइए। नहीं आप बताइए। बस सर, मैं पूछना चाह रहा था कि आज क्या लेकर के आए हमारे लिए। करेक्ट, जैसे हमने देखा है कि हमको एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो बेसिकली जैसे चंद्र जी ने भी बताया कि कोई भी एक सेक्टर में अपना कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, अपना स्टॉक्स भी मल्टीपल सेक्टर्स में होना चाहिए। तो इस बार का सेक्टर हमने सिलेक्ट किया है फार्मा सेक्टर, और फार्मा में भी स्पेसिफिकली हम जो सबसे सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है वन ऑफ दी, तो उसको सिलेक्ट किए। तो हम आज लाए हैं आप सबके लिए हमारा एनालिसिस डिविस लेबोरेटरीज पे। सो डिविस लेबोरेटरीज एक बहुत तो डिविस लेबोरेटरीज बेसिकली 1990 से स्टार्ट किया है उसने ऑपरेशंस। वो ब्रॉडली एपीआईज बनाती है। सो एपीआई, अगर दर्शकों को जानना है कि क्या होता है एपीआई, सो बेसिकली अगर हम सपोज अपने को सरदर्द है, तो जो स्पेसिफिक चीज वो सरदर्द को मिटाती है उसको एपीआई कहते हैं। तो उसी को टेबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में फिर हम सबको दिया जाता है। तो एपीआई बेसिकली रॉ फॉर्म होता है अपने जो मेडिकल कंपोनेंट होता है उसका। बेसिकली कंपनी इसमें बहुत स्पेसिफिकली काम कर रही है। उसके मेनली 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सभी हैदराबाद, तेलंगाना और उसी एरिया में है। आप देख सकते हो 30 साल से वो कंपनी चल रही है। उसके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 17,000 है, और ब्रॉडली ये जानी जाती है अपने एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अब समझते हैं उसके 3 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एक जेनरिक एपीआई। सो जेनरिक मतलब सपोज कोल्ड कफ जैसे स्पेसिफिक जनरल क्योर्स होते हैं, उसका एपीआई बनाती है। तो ब्रॉडली उसमें वो कुछ ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा उसका जो स्ट्रेंथ है वो कस्टम सिंथेसिस। अभी कस्टम सिंथेसिस बेसिकली होता है कि सपोज एक फॉरेन कंपनी है, सपोज अबॉट है या ऐसा कोई, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से उसका एक स्पेसिफिक ऐसा मेडिकल मॉलिक्यूल बनवाना है, तो वो खुद नहीं बना सकती इतने स्केल पे, क्योंकि वो एक चीज का प्लान डालेगी तो वो उसके लिए मेजॉरिटी महंगा पड़ सकता है। तो इसीलिए डिविस जैसी कंपनीज बेसिकली उनके लिए वो जो स्पेसिफिकेशंस बताए उसी स्पेसिफिकेशन से वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल बना के वो कंपनीज को दे देते हैं। तो कस्टम सिंथेसिस में डिविस का बहुत बड़ा नाम है, और बहुत ही बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज उनके साथ ये काम करती है। तीसरा इंडस्ट्री है न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो बेसिकली विटामिन और वो सब हम जब डेफिसिट्स में लेते हैं वो सेक्टर उसमें कवर होता है। तो ब्रॉडली ये 3 बिजनेस सेगमेंट्स में डिविस लेबोरेटरीज ऑपरेट करता है। अगर उसका समझना हो तो जो जनरल एपीआईज है, तो उसमें से जो 25 सपोज जनरल एपीआई, उसमें से वो वर्ल्ड लीडर है 11 में। उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कैपेसिटी है, और क्वालिटी में वो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर है। अगर हम कस्टम सिंथेसिस की बात करें तो आप देख सकते हो कि उसके पास रिलेशनशिप्स है 12 से 20 फार्मा कंपनी, वर्ल्ड की जो टॉप 20 कंपनीज है उसमें से 12 कंपनीज के साथ उसका रिलेशनशिप्स है। तो वो वही रिलेशनशिप्स को और क्या बोलते हैं, ड्रिल डाउन करके ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकता है। जैसे सपोज अबाउट अपने लिए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बनवाता है और उसको उसके साथ कस्टमर रिलेशनशिप में और सब में सपोर्ट अच्छा है, तो जब भी कुछ नया इन्वेंशन करेगा, नया इनोवेशन करेगा, और उसका भी जब लार्ज स्केल डेवलपमेंट करना होगा तो यू विल कम टू डिविस और वैसे फार्म्स। तो वही वहां उसका मेजर क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ है कंपनी का। न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी वो बहुत ही वर्सेटाइल और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस बनाता है। अगर हम उसका, जैसे फार्मा में हम सबको पता है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, तो उसके पास बेसिकली वर्ल्ड में जरूरत है वो सारे सबसे प्रेस्टिजियस होता है यूएसएफडीए। तो वो ऑफकोर्स उसके तीन प्लांट यूएसएफडीए अप्रूव्ड है। अगर यूरोप में हमको एक्सपोर्ट करना है तो द प्लांट हैज टू बी ईएमए ईयू सर्टिफाइड। वैसे ही सब कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, ब्राजील के लिए क्या है, जापान। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस उसने ले लिए है। उसके सभी प्लांट्स वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए उसको मिला हुआ है। तो इसलिए उसका मार्केट भी पूरा वर्ल्ड ओवर फैला हुआ है। अगर हमको सिर्फ FY21 के फिगर्स देखने हो कि उसके रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं, तो ऑलमोस्ट समझो 23% उसका अमेरिका से आता है। यूरोप उसका बहुत बड़ा मार्केट है जो 47% है। एशिया 12% है, और ब्रॉडली इंडिया अगर आप वो देखोगे तो मतलब 13-15, मतलब ऑलमोस्ट 18-20 तक ही इंडिया है। सो 80% इस कंपनी का जो भी रेवेन्यू है वो ब्रॉडली एक्सपोर्ट से आता है। तो वो एक बहुत बड़ा फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा स्ट्रेंथनिंग फैक्टर है।
उसका अभी रिसेंटली कल ही उसका रिजल्ट आया है, और उसका अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू ग्रोथ उसका 31% है। उसका प्रॉफिट ग्रोथ उसका प्रॉफिट ग्रोथ उसका ऑलमोस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% है, और उसका पैट भी आप देख सकते हो। तो एक साल में 51% उसका ये ब्रॉड रिजल्ट्स, उसका रीसेंट रिजल्ट्स अगर हम देखें 31-22 के, तो वो भी एक बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। अगर उसका हम समझना चाहते हैं कि सालों से वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मार्च 11 के कंसोलिडेटेड फिगर्स है उसके। यूएस यूके में अलग, आउटसाइड इंडिया भी 2 प्लांट्स है। सो मार्च 11 में वो 1300 करोड़ से अभी आप देख सकते हो मार्च 22 में ऑलमोस्ट 8960। सो बेसिकली कंपनी ने टर्नओवर अपना ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बढ़ाया है। सिमिलरली अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 429 से ऑलमोस्ट 3000 जितना, सो वो भी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स बढ़ाया है। अगर हम इसका कंपनी का अगर हम 10 इयर्स देखो सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो वो भी आप देख सकते हो कि 17% है। 5 इयर्स में भी अच्छा है। उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो 10 इयर्स 5 इयर्स में उसने कैसा अच्छा परफॉर्म किया है। स्टॉक प्राइस के अगर भी आप देख लो तो भी उसने बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्म किया है। मेनली जो कंपनी की एफिशिएंसी समझना हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी से हम समझते हैं। तो ब्रॉडली वो जो रिटर्न ऑन इक्विटी उसमें भी अबाउट 20% है। कंसिस्टेंटली ये कंपनी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, और यही उसकी ब्रॉड स्ट्रेंथ है। और इसकी स्ट्रेंथ आती है उसके ये फॉरेन पार्टनर्स जो है उसकी रिलेशनशिप से। तो इसीलिए इसका बिजनेस अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहेगा, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही शानदार पहचाना जाता है वर्ल्ड में अपने ये जो प्रोडक्ट्स है उसको सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने का। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो कल उठ के कोई भी नया फार्मा कंपनी भी अगर इसमें आता है तो ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी है लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने की, वो सबसे ज्यादा यूएस के पास है। और इसीलिए ग्लोबल फार्मा कंपनीज उसी को पहले ढूंढते ढूंढते इंडिया में आते हैं, और इससे ये कस्टम सिंथेसिस वाला मॉलिक्यूल वाला प्रोसेस करवाते हैं। जी, इंटरेस्टिंग। तो ये आदेश जी कह रहे हैं कि डिविस लैब और फंडामेंटल्स के बेसिस पे जिन चीजों में काम करता है, जो एपीआईज की बात करते हैं, वो बेसिक फॉर्मूला है, वो सब बेस है किसी भी दवा का। उसके अलावा उसमें तो बहुत नॉर्मल सा, टैबलेट बनाना है तो कोई एक बेस सॉल्ट मिला करके उसको टैबलेट बना दिया जाएगा। कैप्सूल बनाना है तो एक उसके अंदर में केवल जेल कैप्सूल के अंदर में डाल करके कर दिया जाएगा। सिरप बनाना है तो एक सिरप का क्यूएस बेस होता है जिसमें कि ये डाला जाएगा। तो वो सारी चीजें बाद में बनती हैं, जो ब्रांड बनते हैं, जो दवाइयां बनती हैं, जो पैकेजिंग होती है, वो वाली सारी चीजें। बेसिक है उसका सॉल्ट, और वो सॉल्ट के एक अच्छी महारथी कंपनी है डिवीज लैब। और अच्छी चीज ये है कि कॉस्टिंग भी बढ़िया तरीके से काम करती है, तो लो कॉस्ट में बढ़िया एपीआईज और वो सारी चीजों पे, तो चाहे वो जेनरिक हो यानी कि कुछ ऐसे वाले सॉल्ट जो कि बहुत सारी चीजों में काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना एंटीबायोटिक्स है या एंटीवायरल है या कोल्ड कफ की कुछ चीजें हैं जो कि एक बहुत ही जेनरिक एपीआईज होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक बीमारियों के लिए, स्पेसिफिक तकलीफों के लिए, वो सारी चीजों पे। वो उसका नेटवर्क, उसके जो पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक, वो सारी चीजें वो जबरदस्त हैं, और उस सबका फायदा। और उसके अलावा मुझे जो चार्ट पे दिख रहा है सर कि एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। आदेश जी करेक्ट। तो उसका ये 3690 प्राइसिंग इज अ गुड प्राइस टू स्टार्ट एंटरिंग। ऑफ कोर्स जैसे ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट है तो जैसे हमने बात किया था लास्ट टाइम भी कि एवरेज आउट करना जरूरी है, पर अगर हमको एंटर करना है तो हम उसको एंटर करने का स्टार्ट कर सकते हैं अभी इसको। एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे एपीआई बनाने के लिए चाहिए हमको केएसआई, जो बोलते हैं की स्टार्टिंग एलिमेंट्स बेसिकली। तो अभी उस कंपनी ने उसमें भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। पहले वो थोड़ा चाइना डिपेंडेंट था, बट अभी द कंपनी इज ट्राइंग कि उसी को बैकवर्ड इंटीग्रेट करके की स्टार्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं एपीआई बनाने के लिए वो भी खुद ही मैन्युफैक्चर करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपनी के लिए। और इसीलिए एक और इसमें मैं बात बताना चाहूंगा कि कंपनी बेसिकली एपीआई जो मैन्युफैक्चर की हम बात किए तो काफी मॉलिक्यूल्स में वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट मोर देन 50% प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। बेसिकली वो प्रोडक्शन प्रीवियसली बनाता है तो फॉर फ्यू जेनरिक एपीआईज। तो बेसिकली वो एपीआईज में बहुत टॉप 3 टॉप 5 कंपनीज है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग आर&डी कैपेसिटी,
इसका मेजर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट। यूजुअली फॉरेन कंपनीज में जो लीकेज, आईपी लीकेज का जो रिस्क रहता है, ये कंपनी डिविस के साथ ये फॉरेन कंपनीज ने देखा है कि कभी भी नहीं हुआ है, और इसीलिए दे वांट टू बेट मोर एंड मोर ऑन डिविस बिकॉज दे आर श्योर कि उनके जो भी पेटेंटेड फॉर्मूलाज है वो कहीं लीक ना हो जाए, और उसको उनको जो काम करवाना है वो करवा भी दे दोनों का। जी, तो वो जो रेपुटेशन है, जो ट्रस्ट फैक्टर है जो कंपनी ने डेवलप किया इतने सालों के अंदर में कि बिल्कुल जीरो ब्लेमिश है, जीरो कोई ब्लॉट है, कोई भी ऐसा आज तक कहीं सीक्रेसी और कुछ वो वाला लीक आउट जैसी कोई चीज नहीं मिली, उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया रेपुटेशन है, वो वाली चीजें फंडामेंटली एक और नई स्ट्रेंथ जो जुड़ रही है, जो कि एडवर्सिटी में वो जो कहा जाता है कि ऐसी ही सिचुएशन में आप कुछ नई चीजें, इनोवेशन आती हैं और वो सारी चीजें इन्वेंशन आती हैं, नेसेसिटी ही इन्वेंशन की मदर होती है। तो वो वाली चीजें कि जब ये चाइना के साथ में और ये सारी इश्यूज और अभी पिछले कोविड के दौर से सारी दुनिया को फेस हुए और वो सारी चीजें, और जब लोगों ने सारी दुनिया ने कोशिश ये करी कि कैसे माइनस चाइना आप सस्टेन कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को और उन चीजों को, वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश जब करी गई तो उसमें शायद इस कंपनी ने भी बढ़िया तरीके से काम किया। और एपीआई के भी पीछे जो बेस होता है, जो उसका भी और बेसिक चीजें होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि एपीआई बनेगा, जो बेसिक मिनिमम जो फॉर्मुलेशन बनेगा, उस पर भी काम करने की कोशिश करी और शुरुआत करी, और वाली सारी चीजों पे वो काम कर रहे हैं। लॉन्गर रन में उसका भी फायदा आने को मिलेगा, आने देखते मिलेंगे। तो वो वाली सारी चीजों को देखते हुए बढ़िया जगह, बढ़िया अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, और ललित जी बेसिकली वही चाइना की वजह से इवन फार्मा कंपनीज को भी अपना रिस्क रिड्यूस करना है मल्टीपल ज्योग्राफीज में, तो देयर इज आल्सो ग्रोथ कमिंग इन फ्रॉम चाइना रिडक्शन, जो चाइना को रिड्यूस करके वो जो प्रोडक्शन देना है वो भी वो बेसिकली डिविस को मिल सकता है। सो एक तो जो बैकएंड था रॉ मटेरियल रिस्क चाइना पे डिपेंडेंसी, वो भी कम किया, और वो जो वर्ल्ड ओवर पूरा चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंप्रेशन है कि भाई हमको डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स चाहिए, तो वहां पे भी उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। एक और फैक्टर अगर इसमें हम डालना चाहेंगे तो वो है सक्सेशन का। तो ब्रॉडली ऐसा होता है कि सपोज मैनेजमेंट टीम से अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट टीम में अगर एक पर्सन बहुत अच्छा कर सकता है पर सेकेंड जनरेशन शायद ना कर सके, पर स्पेसिफिक टू डिविस में एक बहुत अच्छा चीज ये है कि सेकेंड जनरेशन ने भी बहुत अच्छे से इसको टेक ओवर कर लिया है। सेकेंड जनरेशन ने पूरा जो अपना संभालना होता है वो पूरा संभाल लिया है, जो रिलेशनशिप्स को और डीपन करना है वो भी कर लिया है। तो वो जो सक्सेशन रिस्क भी होता है एक बिजनेस में कि भाई सेकेंड जनरेशन इज यंग इनफ, तो अभी और अगर हम उसको 10 साल 15 साल की तरफ से देखें तो फ्रॉम अ रिलेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, और उसको हमको डेफिनेटली अगर इस व्यू को आपको पसंद आए तो इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद, मुरली कृष्ण प्रसाद डीवी जी की कंपनी जो 1990 में शुरू हुई थी, डिविस लैब, उसको क्यों फंडामेंटल इतने सारे रीजंस और उसके चलते पोर्टफोलियो में रखने के लिए एक बढ़िया स्टॉक फार्मा सेक्टर के अंदर से, जो पीछे जो कमजोरी आई थी वो सारी चीजें, वो डिस्काउंट मिला है, उस डिस्काउंट के अंदर में बाइंग की राय है, खरीदारी की राय है, यहाँ से ऐड करके एक्यूमुलेट करके लॉन्गर रन में अगर इसको पोर्टफोलियो में रखेंगे और थोड़ा लंबा समय देंगे तो बढ़िया मुनाफा दे सकता है डिविस लैब। क्या रीजंस हैं, क्या फंडामेंटल रीजंस हैं, क्या कारण है, वो सारी चीजें बता दिया है आदिश जी ने, और ये सारी जानकारी लेकर के हम बढ़िया अपने पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फार्मा सेक्टर का एक बढ़िया प्लेयर। थैंक यू सो मच आदिश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए और ये सब कुछ हमारे साथ में शेयर करने के लिए बताने के लिए। थैंक यू।